हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार ट्यूब। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के हैंड रिटेन नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की क्लास वाइज। तो आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं और अगर नोट्स आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर 3 की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले है इसमें डोबेराइनर ट्रेड। ठीक है, तो डोबेराइनर्स का जो ट्रेड था उसमें था कि डोबेराइनर ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, उसने एलिमेंट्स को ट्रेड की फॉर्म में अरेंज किया। इन ईच ट्रेड द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज एन अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द साइड एलिमेंट्स। मीन्स उसने तीन तीन के पेयर में ट्रेड में उसने अरेंज किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो बीच वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक वेट था वो जो था वो मीन था किसके, दोनों साइड एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के। एग्जांपल देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आपका एग्जांपल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो सोडियम का एटॉमिक वेट है वो क्या होगा, मीन होगा साइड वाले, मीन्स लिथियम और पोटेशियम के मीन के एटॉमिक वेट के मीन के बराबर। तो 7 + 39/2 कितना हो गया, 23। तो जो एटॉमिक वेट सोडियम का होता है वो कितना हो गया, 23। ठीक है, तो ये था आपका डोबेराइनर्स ट्रेड। अब है उसका फेलियर ऑफ डोबेराइनर्स ट्रेड। तो अब उसका फेलियर क्या था, तो ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन ट्रेड। तो जितने भी उस टाइम पे, ठीक है, तकरीबन 65 के करीब नोन एलिमेंट्स थे, तो जितने भी नोन एलिमेंट्स थे वो उस ट्रेड में फिट नहीं हुए थे। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ देखिए जो क्लोरीन है उसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे फ्लोरीन और ब्रोमीन के मीन से, एटॉमिक वेट के मीन से, तो 49.5 बनेगा। लेकिन एक्चुअली में क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 35.5। तो ये सभी जो भी नोन उस टाइम पे एलिमेंट्स थे उस पर ये फिट नहीं हो रहा था। सेकंड था इसका इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। ठीक है, और सेम ग्रुप में लॉ जो है वो ओबे नहीं हो रहा था। उसके बाद है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन लाइक म्यूजिकल टोन्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग था कि जब आप सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करेंगे तो जो हर आठवां एलिमेंट होगा, ठीक है, एक से लेकर जो 7, उसके बाद जो आठवां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, वो पहले वाले की प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसको समझने के लिए म्यूजिकल टोन्स का यूज़ करेंगे। जैसे आपका है हिंदी में सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो ये 7 हो गए। आठवां आपका फिर से कहाँ से शुरू हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, लाइक, ठीक है, लाइक दिस। तो ये क्या है, आपका जो आठवां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्या आप समझ गए होंगे कि हर जो आठवां एलिमेंट है वो क्या है, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका इसका एग्जांपल, जैसे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। ठीक है, सिमिलरली आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है। तो जो ये है आपकी क्या करेंगे, वो सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम और आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, लाइक ऐसे। उसके बाद है आपका डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। तो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस और डिस्कवरी ऑफ हायर एलिमेंट्स, ये क्या थे, उसके डीमेरिट्स थे न्यूलैंड ऑक्टेव्स के। ठीक है, उसके बाद है आपका मैनलीव पीरियोडिक लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो मैनली पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है
वो एलिमेंट्स की वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एंड मेरिट्स, इसकी मेरिट्स जो है आपके मैंडलिव की, तो वो है आपका सिस्टमेटिकल स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजी। तो इसमें क्या है, आपका सिस्टमेटिक जो भी स्टडी है एलिमेंट्स की वो इजी हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल आपका पीरियोडिक टेबल जैसे ही समझिए, लेकिन ये क्या था, आपका मैंडलिव का पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, तो आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। लेकिन जो मैंडलिव का पीरियोडिक टेबल था वो किसके बेसिस पे था, एटॉमिक वेट के। जैसे इसमें लिखा है कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था। तो इसमें उस टाइम जो मेरिट्स थे, जो उसके यूजेस थे या फ़ायदे थे कह लीजिए, तो वो क्या था कि सिस्टमेटिक जो स्टडी थी वो क्या हो गई, वो इजी हो गई। सेकंड पॉइंट है बाय प्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी इन द सेम ग्रुप मैनलिव सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंप्लीफाई हो गया था प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। मैनलिव करेक्ट द एटॉमिक वेट ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स विच वर रॉन्ग एट दैट टाइम। ठीक है, तो कुछ के एटॉमिक वेट जो है वो सही किए गए थे। जैसे एग्जांपल है, ही चेंज द एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम फ्रॉम 13.5 यू टू 9.2 यू। ठीक है, फोर्थ है आपका प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो कुछ प्रिडिक्शन भी किए गए थे प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के। जैसे ही प्रिडिक्टेड द एलिमेंट गैलियम एंड जर्मेनियम एज एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। तो उसने गैलियम और जर्मेनियम को जो है वो प्रिडिक्ट कर दिया था और उनको नाम दिया था एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन। उसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट, लेटर ऑन व्हेन द एलिमेंट्स एक्चुअली डिस्कवर्ड। ठीक है, तो देयर प्रॉपर्टीज वर सिमिलर टू दोज प्रिडिक्टेड बाय मैनलिव। तो जब ये एलिमेंट्स एक्चुअली में डिस्कवर हुए तो इनके जो प्रॉपर्टीज थे वो बिल्कुल सेम निकले जैसा कि ये मैनलिव ने प्रिडिक्ट किया था। सिक्स पॉइंट है ही लेफ्ट द स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उसने क्या किया था, अनडिस्कवर्ड जो उस टाइम नहीं डिस्कवर हुए थे उनके लिए भी उसने स्पेस छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये थे इसके मेरिट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि आप मैंडलिव के मेरिट्स क्या थे वो लिखिए। तो ये पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। उसके बाद है इसके डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स। तो जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ प्लेस्ड इन विद द मेटल इन फर्स्ट ग्रुप। तो उसने हाइड्रोजन को जो है नॉन मेटल होते हुए भी मेटल के साथ प्लेस कर दिया था। सेकेंड है आपका, सिंस आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस देयरफॉर दे मस्ट बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब आपका मैनलिव का पीरियोडिक टेबल किस पे बेसिस है, एटॉमिक मासेस पे, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो जो आइसोटोप्स है वो भी क्या होने चाहिए, अलग अलग प्लेस पे, पोजीशन पे प्लेस्ड होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, इम्पॉसिबल था। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका for some places elements with higher atomic weights are placed before the elements with lower atomic weight। और कहीं कहीं पे क्या किया था उसने, हायर वाले को क्या किया था, लोअर वाले से पहले प्लेस कर दिया था। फॉर एग्जांपल आपका जो टेरिलियम है इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन डिस्पाइट दियर एटॉमिक मासेस। फिर है आपका एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं भी शो कर रही थी उनको भी क्या किया था, सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया था। जैसे एग्जांपल है कि आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड विच एटलीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर ग्रुप्ड विद एल्कलाइन मेटल। ठीक है, तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे उनको भी एल्कलाइन मेटल के साथ रख दिया गया था। फिर आपके एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। और जो सिमिलर वाले थे उनको क्या किया था, डिफरेंट ग्रुप में पुट कर दिया था। इसका एग्जांपल है आपका जैसे कॉपर और सिल्वर और आपका गोल्ड जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनको जो है वो 8th ग्रुप के साथ प्लेस कर दिया गया था। प्रॉपर्टीज टू मेटल्स प्लेस्ड इन 8th ग्रुप। फिर है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो अभी तक हम देख रहे थे मैनलिव का पीरियोडिक लॉ था। अब ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हेनरी मोजले ने दिया था इसे। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका मेंडलीव का है वो किसके बेसिस पे है, एटॉमिक मासेस के। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। बट ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑन दियर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर करने को आ जाता है। तो अगर आपको 100 से ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं उनके नोमेनक्लेचर आपको करना है, तो आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। जैसे आपका जो ज़ीरो है उसको क्या पढ़ते हैं हम, नील, और उसकी एब्रीविएशन होती है एन। ठीक है, फिर डिजिट आपका जैसे 1 है तो उसको उन, और एब्रीविएशन क्या लिखते हैं, यू। ठीक है, 2 है वो उसको बाई पढ़ते हैं, एब्रीविएशन वी। में जो भी पहला जो उसका लेटर है वो क्या होगा, उसकी एब्रीविएशन होगी। ठीक है, आप ये देख लीजिए, एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 को आपको क्वाड बोलते हैं, 5 को पेंड, 6 को हेक्स, और 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, और 9 को एन। ठीक है, तो ये जो है आपको डिजिट्स के नेम याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपको जो भी 100 से ऊपर के, मतलब 101, 102 जो भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे एटॉमिक नंबर के, उनको आपको नोमेनक्लेचर करने को कहा जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया 102 नंबर का जो एटॉमिक नंबर है उसके एलिमेंट का नेम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। 1 को क्या पढ़ते हैं, 1 को बोलते हैं उन। ठीक है, 0 को क्या बोलते हैं, नील, और 2 को क्या बोलते हैं, बाई। ठीक है, तो आपको सेम वही लिख देना है, उन, नील, बाई। लास्ट में आपको क्या ऐड करना है, यम। ठीक है, IUM, सब में वो क्या करना है आपको, वो ऐड करना है। ठीक है, सभी में आपको यम जो है वो ऐड करना पड़ेगा। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपका 104 है तो उन, नील, क्वाड। ठीक है, 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड। लास्ट में आपको क्या ऐड कर देना, IUM, यम। तो ये क्या बन गया आपका, उन, नील, क्वाड, यम। और उसके बाद उसके सिंबल कैसे लिखने हैं, सिंबल जैसे आपका सोडियम को आप क्या लिखते हैं, Na, वैसे ही आपको इसके सिंबल बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, जो भी फर्स्ट लेटर होगा एब्रीविएशन वो बस आपको लिख देना। जैसे 102 का क्या था, उन, नील, बीएम, तो उन का U, नील का N, और बीएम का B। सेम आपका 104 का जो था, उन, नील, क्वाडियम, तो UNQ। ऐसे ही आपको ये सब ट्राई करने हैं, आप और भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 120, 157, 222। तो इसको आप ट्राई करिए, ये मैंने लिखे हुए हैं, सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। उसके बाद है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PDS एंड F ब्लॉक। ठीक है, तो जो आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है SPDF ब्लॉक्स के, वो हम इसमें देखेंगे। S ब्लॉक हो गया आपका जो भी, और बाकी के जो ब्लॉक्स हैं। तो पहले S ब्लॉक है जैसे, तो इसमें आपका जो लिथियम है, ठीक है, सबसे पहले उसका क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2। ठीक है, सेम आपका पोटेशियम है, उसका आप होप कि आपको आता होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है, और आप सेकंड चैप्टर की जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो गया आपका, NS122। ठीक है, तो ये आपका जनरल कन्फिग्रेशन है। तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख लेते हैं। जैसे S ब्लॉक है, S ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट मेटल्स। S block metals are highly reactive. These metals make ionic compounds. ठीक है, they have low ionization enthalpy. They show compound oxidation states +1 and +2. They are known as alkaline metals. ठीक है, फिर आपका P ब्लॉक। तो P ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NH2 NP 1 से 6 तक। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कि this block consists of both nonmetals and metals. They form both ionic and covalent compounds. They have highly ionization enthalpy. फिर they have highly negative electron gain enthalpy. And group 18 elements of P block are called noble gases. ठीक है, they are unreactive and chemically inert.
इसमें नोट है कि आपका जो एस और पी ब्लॉक है वो कलेक्टिवली नोन किया जाता है, आर नोन एज रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और ग्रुप 16 को जो क्या कहते हैं, चैल्कोगन्स, और ग्रुप 17 को कहते हैं आपका हैलोजेंस। उसके बाद है आपका डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका n-1 और डी की पावर आपकी 1 से 10 तक, ठीक है। और ns 1 to 2। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये आपका डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स आर हार्ड मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे फॉर्म कलर कंपाउंड्स। दे आर लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये थे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, दे आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो n-2 एफ की पावर 1 से 14, n-1 डी की पावर 0 से 1 और ns2। तो ये था इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर की बात करें इसकी तो दे आर रेयर मेटल्स, मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। और जो एक्टिनॉइड्स बियॉन्ड यूरेनियम होते हैं आर मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक कह सकते हैं आप, ठीक है। और दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, इन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और लेंथेनॉइड्स शो a regular decrease in atomic and ionic radius. This regular decrease called lengthenoid contraction, ठीक है। इसको lengthenoid contraction कहा जाता है। तो वीडियो में जो है होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। जैसे ये है आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि पीरियोडिक जो होगा, पीरियड जो होगा उसकी लास्ट शेल जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू वाली। और जो आपका ब्लॉक होगा वो कैसे आप निकालेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आपको अगर बोला जाए कि बताइए कि इसकी किसी भी एलिमेंट की पीरियड मतलब कौन से पीरियड से बिलोंग करता है या कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो आपको कैसे बताना है वो है। तो उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पीरियड होगा, ठीक है, वो लास्ट सेल जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो वही क्या होगा, उसका पीरियड होगा। और ब्लॉक कैसे होगा, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सब शेल में, वो कौन सा होगा, वो ब्लॉक होगा, ठीक है। तो जैसे कि और ग्रुप के लिए क्या देखना है कि जो आपका एस ब्लॉक है, ठीक है, तो एस ब्लॉक के लिए NS1 और NS2, अगर पावर 1 है तो ग्रुप 1 और 2 है तो ग्रुप 2। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या करना है आपको, जो भी पी सबशेल पे जो वो है इलेक्ट्रॉन्स है उसको 12 से ऐड कर देना है। और डी ब्लॉक के लिए क्या करना है, उसको 2 से ऐड करके इलेक्ट्रॉन्स n-1 डी शेल में जो भी होंगे वो ऐड कर देने हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है जैसे आपका लिथियम, ठीक है, आपका इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया। तो कन्फिग्रेशन क्या होगा इसकी, 1s2 और 2s1। देखिए आपको कन्फिग्रेशन करना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप प्लीज़ चैप्टर 2 की वीडियोस देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना पहले चैप्टर 2, तभी आपको इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आएंगे और आपसे बनेंगे। तो जैसे लिथियम है उसका पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, क्या हो गया, 1s2 और 2s1, ठीक है। तो अब देखिए पीरियड कैसे निकालेंगे, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो आपको जैसे क्या बताया मैंने पीरियड के लिए कि जो लास्ट सेल होगी, लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, तो इसमें कौन सी है लास्ट सेल, 2s1 वाली। तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, ये सेकेंड पीरियड से, ठीक है। अब ब्लॉक कैसे पता करेंगे, तो ब्लॉक का क्या बोला, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सब शेल में जा रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, एस, ठीक है, एस वाले में। तो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से, ठीक है। और ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, तो ग्रुप के लिए आपको एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो कैसे देखेंगे, NS1 है या NS2 है, तो ये क्या है लास्ट में आपका NS1, ठीक है। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है। सिंपल है, होप कि समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं, 4-5 एग्जाम्पल इसमें मैंने किए हुए हैं नोट्स में। तो जैसे आपका है पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है। तो आपको इसका
कन्फिग्रेशन करना है, ठीक है। ये शॉर्टकट में कन्फिग्रेशन किया गया है। आर्गन 18 तक होता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो किस में जाएगा आपका 4s1 में, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में किया हुआ है, ये भी मैंने उस वीडियो में सेकंड चैप्टर के वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, तो आप वो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका पीरियड और ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकालेंगे, सेम पीरियड के लिए ध्यान रखना है जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, मीन्स जो आपका लास्ट शेल होगा, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू, तो वो कौन सी है इसमें 4s1, तो मतलब कौन से पीरियड से बिलोंग करता है 4 से, ठीक है। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, ऑब्वियसली 4s1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, s ब्लॉक में, तो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है ये s ब्लॉक से। और ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, तो कौन सा ब्लॉक का है ये s ब्लॉक का, तो s ब्लॉक में दो ही तरीके हैं, ns1 होगा या ns2 होगा, तो ये क्या है ns1, तो ये क्या है फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है, सिंपल है। ऐसे आपका ये SR का है तो 38 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, पीरियड चेक किया, तो लास्ट आपका सबसे हाईएस्ट शेल कौन सी है, फिफ्थ, तो ये फिफ्थ पीरियड से ब्लॉक कौन सा है 5s2 है, मीन्स S ब्लॉक है ये, ठीक है। और ग्रुप कौन सा है, ये सेकेंड ग्रुप है क्योंकि S2 है। सेम आपको ये एल्यूमिनियम का करना है, Fe का करना है, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ऐसे नोट डाउन कीजिए करिए। और ये Br का करना है, एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, फिर Zn का कीजिए, ठीक है, ये आपका वेनेडियम है। तो प्रॉपर्टीज़, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, so elements belonging to same group have same number of electrons in their valence shell, that is why they have similar chemical properties, hence this is the main cause of periodicity in एलिमेंट्स। तो पीरियोडिसिटी का कारण क्या होता है कि एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सेम होती है, और ये जो है मेन रीज़न होता है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का, ओके। फिर है आपका एटॉमिक रेडियस, पहला जो है एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। तो ये न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस होती है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, वो कहा जाता है। फिर है आपका टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो टाइप्स देख लेते हैं इसका। कोवेलेंट रेडियस, इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ distance between center of nucleus of an atom to the covalent bonded atom in the homonucleus molecule, ठीक है। तो ये जो है आपका हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम जो होता है वो होता है आपका, जो भी एटम्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ, ये क्या कहलाता है आपका कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल का। फिर है आपका वैन डर वाल radius. The van der Waals radius was formed because of intermolecular force exists between two molecules. It was formed without any bond. तो ये कैसे फॉर्म होता है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में उस वजह से ये फॉर्म होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस of two non-bonding atoms of same element when they are close to each other, ठीक है। तो सेम नॉन बॉन्डिंग जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ जो होता है वो क्या होता है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस वाज मोस्टली यूजिंग फॉर नोबल गैसेस, ठीक है, बिकॉज इनर्ट गैसेस डज नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, इसीलिए ये वैन डर वाल रेडियस का यूज़ करते हैं हम किस में, नोबल गैसेस। सो इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड देयर रेडियस, सो वी यूज वैन डर वाल रेडियस मेथड। तो फिर उसके बाद थर्ड है आपका मेटेलिक रेडियस। तो मेटल डज नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड विद ईच अदर बट दे हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द एटम ऑफ सम एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ हिज इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो मेटल्स जो है वो फॉर्म नहीं, जो बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं करते हैं एक साथ, वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं सेम एलिमेंट्स के एटम्स को, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से। इट इज़ डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू
एडजेसेंट एटम्स इन द मेटेलिक लटाइस। ठीक है, ये मेटेलिक लटाइस का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इसमें जो दो एडजेसेंट एटम्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या होगा आपका, ये मेटेलिक रेडियस। ओके, फिर आपका ये नोट है कि वैन डेर वाल्स रेडियस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है मेटेलिक रेडियस से, और वो ग्रेटर देन होता है आपका कोवेलेंट रेडियस से। फिर है आपका वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो वेरिएशन देख लेते हैं। इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं। गैलियम हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस दैन एल्यूमिनियम। फिर है आपका इन पीरियड, तो इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इन पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेज। तो पीरियड में क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या होती है, वो सेम होती है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन रिस्पेक्टिव periods because the atomic radius of noble gases can be measured in terms of van der Waals radius which is greater than the covalent radius। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है कि हर पीरियड में जो है नोबल गैसेस जो होती हैं उनका साइज जो होता है बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि उनका जो रेडियस है वो कैसे मेज़र किया जाता है, वैन डर वाल रेडियस से। और अभी हमने ऊपर देखा कि वैन डर वाल रेडियस जो है वो ग्रेटर देन होती है कोवेलेंट रेडियस से। फिर है बीइंग मोनोएटॉमिक देयर नॉन बॉन्डिंग रेडियाई वैल्यूज आर वेरी लार्ज सो नोबल गैसेज आर नॉट कंसिडर्ड इन एटॉमिक रेडियस। फिर है आपका आयनिक रेडियस, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, आपका जो मेटल टू नॉन मेटल जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयनिक रेडियस कहलाता है इलेक्ट्रॉन से। फिर है आपका एग्जाम्पल दे रखा है, लेट एम इज़ एन एटम। तो आपका जो एम है, एम प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एम नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, अनायन गे। ठीक है, अनायन फॉर्म हो गया। आपको पता है कि अनायन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब मेटल लूज करेगा तो कटायन हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका कटायनिक रेडियस, तो कटायन हैज़ ऑलवेज लेस रेडियस देन इट्स पेरेंट्स एटम। ठीक है, जो कटायन होता है वो अपने पेरेंट्स एटम से स्मॉल होता है। फिर आपका उसका रीज़न, तो कटायन हैज़ जनरली लेसर नंबर ऑफ शेल्स देन एटम, देयरफॉर कटायन हैज़ लेसर रेडियस देन पेरेंट्स एटम। फिर बी है इसका रीज़न, कटायन हैज़ ऑलवेज लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स than protons, therefore the effective nuclear charge on valence electron in a cation is more than in an atom। ठीक है, तो जैसे कि कटायन क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है उसके पास, तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो उतना ही है, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो उस पर क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लगेगा, जो साइज़ क्या होगा फिर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे ये Na पॉजिटिव है, M2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है, तो इसमें देखिए प्रोटॉन कितने हैं, तो इसमें Na पॉजिटिव में 11 है। ठीक है, आपका जो Mg2 पॉजिटिव उसमें 12 है, और Al3 पॉजिटिव जो है उसमें 13 है। तो ये तो हो गया प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब क्या है, इन्होंने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10, इसमें भी 10 और एल में भी 10। इनको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम नंबर में होते हैं। नोट है, अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द रेडियस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा उसका रेडियस होगा।
फिर है आपका अनायनिक रेडियस। तो एन अनायन इज ऑलवेज हैज़ ग्रेटर रेडियस टू दियर पेरेंट्स एटम। ठीक है, तो कटायन छोटा होता है पेरेंट्स एटम से और जो अनायन होता है वो बड़ा होता है पेरेंट्स एटम से। तो रीज़न है एन अनायन हैज़ greater number of electrons than the proton, therefore the effective nuclear charge on valence electron in an anion is lesser than that is of parent's atom, hence the electron cloud is in an anion extends to increasing the radius। तो इसका रीज़न है कि आपका जो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है उसका साइज़, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक्सटेंड हो गया तो उसका जो रेडियस है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। फिर आपका एग्जांपल इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में ही ये सेम उसी तरह से है। N3 नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए और फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ठीक है, तो इसमें क्या है, अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द रेडियस। ठीक है, तो ये किसके लिए था, अनायंस के लिए। तो ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को करिए, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। ठीक है, तो ये ए बी, ये सी डी, इनको नोट कीजिए और इनको करिए, ट्राई कीजिए, सॉल्व मैंने कर ही रखे हैं। ठीक है, सेम कंसेप्ट है ऊपर जो समझाया है। ठीक है, आप ये ट्राई करेंगे हो जाएंगे। फिर है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में फ्रॉम वैलेंस शेल से, वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आइसोलेटेड एटम्स जो क्या होता है, सिंगल, ठीक है, जो एक एटम के हो। न्यूट्रल एटम क्या होते हैं, नो चार्ज होना चाहिए, और गैसियस एटम क्या होते हैं, आइसोलेटेड एटम ओनली फाउंड इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। इन्हीं एटम्स में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या जूल पर एटम या किलो जूल पर एटम। ठीक है, तो एंथैल्पी है, इसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये बस एंथैल्पी को डिनोट करने का तरीका है। ये आपका डेल्टा एच जो है वो क्या हो गया, एंथैल्पी, और अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूँ तो डेल्टा एच के बीच में छोटा सा आई लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे और भी एंथैल्पी आएगी तो इसको डिनोट करने का ये तरीका है। ठीक है, तो हमेशा जो है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, और वो ज़्यादा होगा आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ग्रेटर देन द previous ionization enthalpy for an element because the nuclear charge on remaining electrons of an atom is increases after removal of electron। ठीक है, तो जो आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगा पहले वाले से। क्यों, क्योंकि अगर आपने जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो उस पर न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो क्या हो गया, बढ़ गया, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आप दोबारा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पर क्या हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका रीज़न है बिकॉज व्हेन वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर टू valence electron was increased, or the force between them that increasing shows the required large amount of energy to remove electron as compared to first ionization enthalpy। okay,
फिर आपका एक क्वेश्चन कि सोडियम हैज़ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मैग्नीशियम, बट मैग्नीशियम हैज़ लोअर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देन सोडियम। तो इसका रीज़न है सोडियम हैज़ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस एंड लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन मैग्नीशियम, ठीक है, उसका साइज बड़ा होता है। देयरफॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन द मैग्नीशियम, तो इसलिए जो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होता है, वो कम होता है। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सोडियम एक्वायर स्टेबल कन्फिग्रेशन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या करता है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है। बट मैग्नीशियम हैज़ स्टिल वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, देयरफॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर देन सोडियम, ठीक है। होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो इधर देखिए, जैसे आपका ये सोडियम है उसकी कन्फिग्रेशन क्या है 281 और मैग्नीशियम क्या है 282। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए 28 बचेगा और इसमें मैग्नीशियम में कितना बचेगा 281 बचेगा। तो आप सोडियम की कन्फिग्रेशन देखिए 28, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, नोबल गैस कन्फिग्रेशन इसने अचीव कर ली। लेकिन मैग्नीशियम में अभी भी एक बचा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैसेस में आपको पता है कि वो इनर्ट होते हैं, उसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए मैग्नीशियम का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। फिर है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो साइज ऑफ एन एटम कैसे अफेक्ट करता है, तो ये क्या होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम, दैट इज स्मॉलर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Ionization enthalpy is directly proportional to nuclear charge, that is greater the nuclear charge, greater will be the ionization enthalpy। फिर है आपका शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हैं, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द डिक्रीज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the valence electron due to the presence of electron in inner shell is called shielding effect or the screening effect, ठीक है। तो shielding effect क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर उससे जो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में रुकावट करते हैं, ठीक है, शील्ड करते हैं एक तरह से। तो वही जो इफेक्ट क्या होता है, वो क्या होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शील्डिंग इफेक्ट। तो द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, तो वो बढ़ जाएगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो है नंबर ऑफ शेल्स कह लें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ गए, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर है आपका द मोर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन shell from the nucleus, the less energy required to expel an electron from said atom. The higher the shielding effect, the lower the ionization enthalpy, ठीक है। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही कम आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी देना होगा, ठीक है। मीन्स कि समझ लीजिए कि जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उससे पहले जो है 10 इलेक्ट्रॉन है शेल्स में, उससे पहले वाली शेल्स में, जो कि क्या कर रही है, न्यूक्लियस को अपना इफेक्टिव चार्ज देने से रोक रही है, कहाँ तक, आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक। तो वो उससे क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो वीक हो गया, क्योंकि जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन से वो क्या कर रहे हैं, उसको शील्ड कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, वो वीक हो जाएगा बॉन्ड, और आप जो है कम एनर्जी देंगे और वो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इस तरह से है, एस ब्लॉक ग्रेटर देन पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल ग्रेटर देन डी ऑर्बिटल एंड देन ग्रेटर देन एफ ऑर्बिटल। फिर है फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू द सिमेट्रिकल arrangement of electrons, therefore it is more difficult to remove an electron from atoms of these elements, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का जो सबशेल्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए इनमें जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है।
Hence, the elements having half-filled and fully filled subcells in their valence shell have greater ionization enthalpy, और इसीलिए इनकी जो ionization enthalpy होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है. For example, group second elements have exceptionally stable and have greater ionization enthalpy than group 13 elements, and group 15 elements have exceptionally greater first ionization enthalpy than group 16 elements because the group 15 elements have stable np3 configuration. फिर आपका वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल. तो इन ग्रुप में कैसे वेरी करता है. आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा. इसका रीज़न देख लेते हैं. एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो नीचे ग्रुप में जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, पर बताया था. ठीक है, तो द शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ न्यू शेल. As a result, the force of the attraction of the nucleus for the valence electron decreases. As a result, ionization enthalpy decreases. ठीक है, तो साइज बढ़ गया. साइज बढ़ने से क्या हो गया, इफेक्ट जो होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट वो भी बढ़ जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो कम हो जाएगी. फिर इन पीरियड्स, तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड. ठीक है, और पीरियड में क्या होगा, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है. इसका रीज़न देख लेते हैं. द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. और वो क्यों होता है, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आपका एटॉमिक साइज जो होगा वो कम होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, टाइटली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होता है. फिर है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो ये है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो ये कैसे डिफाइन होता है, ये होता है एंथैल्पी चेंज या एनर्जी रिक्वायर्ड जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में ऐड किया जाता है. ठीक है, जब वैलेंस शेल में ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन तो जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो गैसियस एटम कैसे होना चाहिए, आपका 1 मोल आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट होना चाहिए. एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is negative but second electron gain enthalpy is positive. Give reason. तो इसका रीज़न है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. तो पहला जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होता है क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से. ठीक है, तो जो अट्रैक्शन हो रहा होता है, आपका न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है, वो नेगेटिव होता है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए जो है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी हैव टू गिवन फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, टू ओवरकम द रिपल्शन इन बिटवीन अनायन एंड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ सेम चार्ज ऑन देम. ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो आपको पता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम या एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनायन. तो जब एक और इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है तो वो क्या हो जाएगा, आपका वो भी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन और अनायन भी क्या है, आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपेल करेंगे, तो उसी रिपल्सन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, पॉजिटिव. ठीक है, तो पहली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होता है और सेकंड क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है. फिर है आपका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल.
तो इन ग्रुप में देख लेते हैं। इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव down the group because the attraction between nucleus and incoming electron decreases as atomic radius of number of shells and number of shells inner shells increases। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच वो कम होता रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, लेस नेगेटिव होती रहती है डाउन द ग्रुप। फिर है आपका इन पीरियड, तो इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो पीरियोडिक जब आप पीरियड में जाएंगे आप लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा होता है, तो उसी वजह से क्या है, आपका एटॉमिक रेडियस क्या है वो घट रहा होता है लेफ़्ट टू राइट। तो इसीलिए क्या है, जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि साइज़ क्या आपका छोटा हो गया रेडियस का, इसीलिए आपका जो है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इन अ पीरियड क्या हो रही होती है, वो मोर नेगेटिव हो रही होती है। ठीक है, फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। स्टेबल हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो दियर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नियरली ज़ीरो। तो आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबशेल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नियरली ज़ीरो होता है। क्वेश्चन है, वाई फॉस्फोरस हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन क्लोरीन। तो फ्लोरीन हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल एटॉमिक रेडियस एंड 2p सबशेल ऑफ फ्लोरीन इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। तो उसका साइज़ छोटा होता है फ्लोरीन का, और जो 2p सबशेल है वो क्या होता है, कम्प्लीटली फिल होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एटम इज़ नॉट एडेड विद द सेम ईज एज द क्लोरीन एटम। ठीक है, तो उसमें हम ईजिली ऐड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है उसमें क्या है, विच हैज़ स्पेसियस 3p सबशेल टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है उसका साइज़ बड़ा होता है और उसका जो 3p है उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन हम एकोमोडेट कर सकते हैं। फिर है आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी जानते होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम गिव्स एंड शेयर इन अ केमिकल बॉन्ड। तो ये वैलेंसी है आपका। और अगर आपको रूल तो मे भी आपको पता ही होगा, जैसे वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, अगर वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 है तो जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी, अगर 4 और 4 से कम है तो। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 से ज़्यादा है या 5 है तो उसको क्या करते हैं, हम 8 से माइनस कर देते हैं वैलेंसी फाइंड करने के लिए। जैसे आपका एल्यूमिनियम है 2 8 3, ये इसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 3। ठीक है, जैसे आपका एक और एग्जांपल देते हैं, नाइट्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, लेकिन ये क्या आपका 4 से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस कर देते हैं, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 3। ठीक है, इसी तरह ये आपका कुछ और एग्जांपल्स है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपके कंपाउंड्स बना रखे हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वैलेंसीज को, CaCl2 बन गया। ये सब आपका 9th का टॉपिक्स है। ठीक है, ये भी आपका कंपाउंड बना रखा है Mg2S2। आपको सिंपली वैलेंसी बस क्रॉस करनी होती है, जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, सल्फ़र की वैलेंसी 2 है, दोनों की वैलेंसी क्या की हमने, Mg2 मतलब सल्फ़र की वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई कर दी और आपकी मैग्नीशियम की सल्फ़र से, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। और 2 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो MgS कंपाउंड बन गया।
फिर है आपका कोवेलेंसी, तो द नंबर ऑफ कोवेलेंट पार्ट विच द सेंट्रल एटम मेक्स विद द सराउंडिंग एटम्स। तो जो सेंट्रल एटम है वो सराउंडिंग के साथ कितनी बॉन्ड बना रहा है वो क्या होता है आपका कोवेलेंसी। तो यहाँ देखिए NH4 में नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ कितनी बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 4, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई 4। ठीक है, फिर सेम आपका N2O5 है, तो आपका जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन कितने बना रहा है बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ और सिंगल सिंगल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं 4। फिर इसके बाद CO2 है, तो इसमें कार्बन जो है 4 कोवेलेंसी उसकी भी है। फिर है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेटेड बाय यूजिंग set of rules based on an assumption that shared pair of electrons belong to more electronegative atom। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी एटम पे चार्ज जो है उससे डिफाइन किया जाता है और वो हम कैलकुलेट करते हैं ये एज्यूम करके कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एटम्स की दी हुई है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आपका हाइड्रोजन, इन सब की दे रखी है। तो आपका जो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी फ्लोरीन की होती है 4 और सीजियम की सबसे कम होती है 0.7। ठीक है, तो एग्जांपल है जैसे आपको फाइंड करना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो KMnO4 है, तो आपको जिसके अंदर अंडरलाइन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं उसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम का कोवेलेंसी 1 होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम का हमको फाइंड करना है, उसको हमने एक्स ले लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू ऑक्सीजन का वो है आपका -2, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबका लिखेंगे और इक्वल टू 0 करके एक्स के लिए सॉल्व करना है। सेम यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना है, ऑक्सीजन का फिक्स होता है -2, उसको बस आपको पुट करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिर आपका कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स, जो अभी मैंने बताया, तो आपको इसमें सल्फ़र का फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए आप। सेकेंड में ये है आपका, थर्ड है आपका ग्लूकोज है, NH4 है, इन सब के आप ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर ये एक क्वेश्चन है, ये भी सेम है आपको, व्हाट इज़ द कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड। तो आपको सेम इसमें आपको एल्यूमिनियम का फाइंड करना है, आपकी जो सेंट्रल एटम है तो एक्स सेलेक्ट कर लिया, बाकी सब की आपको फिक्स होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट करनी है, एक्स के लिए फाइंड करना है, फिर उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। कंपाउंड के हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम दिख रहा है आपको और H2O कितने 5 और एक Cl, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए 6, तो कोवेलेंसी भी कितनी हो जाएगी 6। फिर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वो क्या कहलाती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में। तो इसका एग्जांपल है जैसे HCl, क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो क्या करता है जो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, इसका यूनिट है, तो इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट्स रिलेटिविटी, वी कैन ओनली कंपेयर। ठीक है, फिर आपका फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, तो ये साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ एटम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चार्ज ऑन कटायन, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चार्ज ऑन अनायन, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है परसेंटेज ऑफ S इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स sp3, तो देन sp हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर की बेस पे इसको डिफाइन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। फिर है आपका वेरिएशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पीरियड में देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजेज अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग। ठीक है, आपका लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा होता है। और आपका जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये ऊपर मैंने बताया था। फिर इन ग्रुप में देखते हैं, तो इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और सीजियम जो है आपका क्या है, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसका 0.7 था। फिर आपका मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंटेन लूजली बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे हैव ग्रेटर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो कि लूजली बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जो कि शेयर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। फिर है आपका वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेकेंड पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स आर लो बिकॉज मेटल्स डज नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि उसके बाद पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करता, वो रिपेल करेगा। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of non-metals is high because metals have tendency to lose electron and non-metal have tendency to attract। ठीक है, तो पता होगा आपको मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स को करने की। फिर है आपका एनामेलस बिहेवियर। तो एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप shows some property which are not exhibited by the rest members of group. This is called anomalous behavior। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, वो कुछ अलग तरह से बिहेव करते हैं अपने रेस्ट जो भी बचे हुए मेंबर्स हैं उनसे। तो उसी बिहेवियर को क्या कहा जाता है, एनोमेलस बिहेवियर। तो इसका रीज़न देख लेते हैं। इसका रीज़न है, इट हैज़ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इट हैज़ हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, it has highest polarizing power, it is the most electronegative in its group and least electropositive, और does not contain d orbital। उसके बाद है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। तो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड shows resemblance with the element belonging to next group of next period which is diagonal placed। this is called diagonal रिलेशनशिप। तो एलिमेंट्स जो हैं सेकेंड पीरियड के, वो क्या करते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है मोस्टली रिजेंबल मीन्स सेम शो करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड से। ठीक है, जो कि डायगनली प्लेस्ड होते हैं, उसे ही डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। इसका रीज़न देखिए, बोथ द एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडियस, दोनों का सेम आयनिक रेडियस होता है। बोथ द एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोथ द एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम पोलराइजिंग पावर। तो एग्जांपल देखिए, जो आपका लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन जो कि आपका सेकेंड पीरियड है, वो क्या करता है, आपका थर्ड पीरियड के डायगनली प्लेस्ड एलिमेंट से रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिर है आपका केमिकल रिएक्टिविटी। तो पहला पॉइंट है, एल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और सीजियम जो है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। हेलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। एंड फ्लोरीन जो है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नॉट सो रिएक्टिव, और बीच वाले ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। और ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर अनरिएक्टिव एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो ये आपको पता होगा, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस कहा जाता है। तो ये चैप्टर जो है ये आपका ख़त्म हो गया है पूरा, तीनों पार्ट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे थे नोट्स, कैसी लगी वीडियोस। और आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही इसको वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और
चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।